आसान नाज़रीन कराम, मैंने आज इस वक्त हमने फैसला किया कि हम मईशत पर गुफ्तगू करें। हाँ, आदमी परेशान है, खबरें भी कई आ रही हैं, अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। IMF पैसे नहीं दे रहा, कह रहे हैं कि बैन अवी हालात है जो इस पर असर अंदाज हो रहे हैं। कभी हमें फैटअप में फंसाया जा रहा है, कभी हमारी रेटिंग कम की जा रही है, कभी हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा किए जा रहे हैं, कभी शायद उनका ख्याल है कि हम अब चीन के करीब होते जा रहे हैं। स्ट्रेटजिकली नहीं बल्कि मईशत के तौर पर भी CPEC को हमने रोल बैक किया था। अब कहा जा रहा है कि चीन फिर मैदान में आ रहा है। बहुत सी ऐसी खबरें भी आई हैं, ऐसे अंदाजे भी हुए हैं, शायद उसका दबाव है। कुछ हमें करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे असासों को, जो हमारे अस्करी असासे हैं, एटमी असासे के लीजिए, उन पर उनकी नज़रें, बहुत सी बातें की जा रही। लेकिन बहरहाल हमें तो मुल्क को चलाना है, हमें तो अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है, हमें तो देखना है कि हम किस तरह आम आदमी के मसाइल को हल कर सकते हैं। आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ जहाँ मौजूद हैं, जैसा कि वो हम सदर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और आज कल भी वो बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप है। कराची में 2 ग्रुप होते हैं लोगों के, बड़े कारोबारी लोगों के, उनके चेयरमैन हैं ये, गोया कि एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूँ जी, पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोतीवाला साहब। वालेकुम सलाम जी। और सवाल बड़ा सीधा सा है जी, कि जिस मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं, कुछ आलमी हालात हैं, कुछ सनवी मरंदा शौक बहुत सी, कुछ शायद लोग भी जालिम से, क्या कोई रास्ता नजर आता है आपको? यानी क्या सूरत हाल नजर आती है मईशत की इस वक्त आपको? देखिए, मेरे हिसाब से तो रास्ता नहीं है बल्कि रास्ते हैं। जी जी, बहुत सारे रास्ते जो कि हमको जो है ना हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे अपने मुल्क को बचा सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि इस वक्त जो डेट का जो बर्डन है वो अपनी तारीख का सबसे बड़ा है, और उसके सामने हमको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस जायजा लें इस मईशत का, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी। हमने 8,000 अरब रुपए का टारगेट रखा है अपने टैक्स कलेक्शन का, जो मेरे ख्याल से मीट हो जाएगा इस साल भी, और पिछले साल भी मीट होता और इससे ऊपर हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें से, अगर आप उसका हिसाब किताब देखें तो एक बच्चों वाला हिसाब है कि 52% आपका NFC अवार्ड में चला जाता है, 1700-1800 मेरे ख्याल है हमारी आर्म फोर्सेस का है, पेंशन के 1200 है, गवर्नेंस के हैं। तो ऑन द डे 1 जब आप पहला दिन शुरू करते हैं 1 जुलाई को, तो गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट और स्टार्ट बोरोइंग। जब ये पोजीशन आपकी, तो आप उसके तरह मुझे बताएं, मईशत को PSDP की आप बात करते हैं, आज भी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड में हमने 79 बिलियन कम किए हैं। बलूचिस्तान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, वरना जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, बजट दे नहीं सकता, तो वहां 30 देने पड़े। तो आप अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें एक गवर्नमेंट की, तो वो आपके सामने है कि गवर्नमेंट इज ऑन अ बिग फिक्स, इंटरनल डेट है और एक्सटर्नल डेट है, दोनों बहुत। और अगर आपको अगर 20 से 25 बिलियन अगले साल में अगर आपने देने हैं, तो आप ये गारंटीज के पैसे हैं, आप उसे मना तो नहीं कर सकते। तो मतलब चांस है कि हमको रिस्ट्रक्चरिंग पे जाना पड़े। इस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो गए सामने। अगर आप देखें तो हम हैं बिजनेस कम्युनिटी, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है इस मुल्क में? अगर आप देखा जाए गवर्नमेंट के बाद, तो मैं उसके अंदर अगर आप पूछें कि क्या हो रहा है, हम ये कहेंगे कि जी जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह के हालात आए गए हैं, आप ये मुझे बताएं, अगर आप LC रोक देंगे, आपकी इम्पोर्ट रॉ मटेरियल रोक देंगे, तो इंडस्ट्री कैसे? तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। जब आपकी इंडस्ट्री चल नहीं सकती, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं इंडस्ट्री नहीं चला सकता, फिर हम ये नंबर्स को देखते हैं। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, डबल डिजिट में इसका जो वो नेगेटिव ग्रोथ है। आप नॉर्मल एक्सपोर्ट पे देखें तो 9 से 10% ओवरऑल है, और पिछले महीने का तो कोई मेरे ख्याल 26% था। टेक्सटाइल के भी वही हालात हैं सारी दुनिया के। मसला ये है कि परसेप्शन पाकिस्तान और इंटरनेशनल परसेप्शन पाकिस्तान के ऊपर कोई नजर डाल नहीं रहा। इस वक्त इम्पोर्ट हमारा ये कहता है कि मैं आपको 20%, जो मेरे पास जो शवाहिद हैं उसमें 20 से 50% हमारे इम्पोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम अपने ऑर्डर्स जो है ना आपके रीजनल कॉम्पिटिटर्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमको आपकी डिलीवरी से भरोसा नहीं है। यानी कि आप कैसे देंगे जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते? आप डिलीवरी कैसे देंगे जब आपको गैस के एनर्जी के मसाइल हैं? आप डिलीवरी कैसे देंगे जब आप इसको चलाएंगे कैसे? ये सारी चीजें जब देखते तो दे आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। फिर इलाज क्या है? इलाज क्या? इंपोर्ट हम कर नहीं सकते, उसके बगैर हमारे पास एक्सपोर्टेबल कुछ होता नहीं है, तो कैसे हम अपना ये बैलेंस ठीक करेंगे? इसके 2 जवाबात हैं मीर साहब, आप समझदार आदमी है। बात यह है कि देखें, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, फिर हम कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाना है।
देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर कॉटन एक्सपोर्ट करें और बोलेंगे कि कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमारे पास जितनी कॉटन थी हमने कर दी, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर $1 का 1 केजी कॉटन है, तो अगर आप इसको वैल्यू एडिशन करते हैं, यू कैन फेच $14 द सेम अमाउंट ऑफ कॉटन। हमने वो वैल्यू एडिशन करना है, चीज हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उन पे वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। ठीक है। मुझे एक बता रहा था, सर्जिकल जैसे सीजर्स होती हैं जो सियालकोट में बनती हैं, तो जर्मन मुझे बता रहा था कि हम $2 की इम्पोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हम अपना कुछ काम करते हैं, दुनिया को हम $7 की एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से हमें इस वक्त जो हमारी जो मईशत है उसके अंदर होना ये चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन की बात करें। वैल्यू एडिशन के बगैर हमारा कोई छुटकारा नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर हम जो बात करते हैं कि ये क्या होगा, आप एक तरफ इंटरेस्ट रेट को ले जाते हैं 21%। आप मुझे दुनिया में कौन सी मईशत है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 23% के ऊपर चल सकता हो? आप बैंक का स्प्रेड लगाएं, इट बिकम्स 23%। तो आप आपने ये गड़बड़ कर दी, इसके बाद आपने एलसी उसके अंदर गड़बड़ की, फिर आप जो है ना आप वो मसाइल खड़े कर रहे हैं कि IMF ये कह रहा है, आपने फिर रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट्स थे मीर साहब, बिजली वो 20 रुपए देते थे टेक्सटाइल को, जो कि 58% पूरे एक्सपोर्ट का वो अकेला एक्सपोर्ट करता है। वो जीरो रेटेड 5 सेक्टर्स हैं जो मिलकर 68% आपका एक्सपोर्ट है। उनको ये रीजनली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये सब्सिडी नहीं है, एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट गलत। ये रीजनल देश में जो रेट है वो मुझे मिलेगा, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए, अचानक बिजली डबल हो गई, आपने गैस के रेट जो है ना आपने उसको 35% वहां बढ़ा दिए, बाकी सारी चीजों के अंदर ये प्रॉब्लम आया, तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। अब वो एक तो बढ़ा हुआ कॉस्ट, फिर आपका परसेप्शन ये कि आप डिलीवरी देंगे कि नहीं देंगे, तो जो बड़े नाम हैं जो आपसे लेते हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो ना इसका हल क्या है। देखिए, IMF ने अनफॉर्चुनेटली इन दोज वर्ड्स तो मना नहीं किया, लेकिन वैसे तो मना कर दिए कि जी हाँ हमारे पास अभी नहीं, तो मामला साल का $15 बिलियन है, यानी तकरीबन $15 बिलियन हमारे शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से सारा किस्सा है, सारी कहानी है। उसके तरीके कहानी ये आप एक्सपोर्ट को पूरी की पूरी मुराद देते हैं, एक्सपोर्ट को कहें। आज जो आपने 1% की जो टफ की स्कीम थी उसमें बड़ी लेटेस्ट चीजें लगी हैं और वी आर केपेबल। हमने इसके अंदर जो है 21 बिलियन की एक्सपोर्ट किया। अगर आज फिर 16 पे चले फिर हम बढ़ सकते हैं। ये $5 बिलियन इजीली अगर आप कंफ्यूजिव एटमॉस्फेयर दे दें, रिफंड सेल्स इसके दे दें, एलसी खोलने की इजाजत दे दें, फिर आपको जो है ना एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में बेशक दे दें, और ये अगर आप ये बिजली के दाम ठीक कर दें, गैस के दाम ठीक कर दें, उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करें, गैस की जो आपकी जो डिलीवरी लिस्ट है यानी जो सप्लाई लिस्ट है उसके अंदर प्रायोरिटी नंबर 1 पे डोमेस्टिक है, कहीं दुनिया में नहीं। कहीं दुनिया में पाइपलाइन गैस घरों में नहीं जाती, वहां में आप खुद अभी इतना बड़ा प्रोड्यूसर है गैस का, वहां सिलेंडर से है। आप लंदन चले जाए, आप दुबई चले, कहाँ जाना है आपने, बॉम्बे चले जाए, सब जगह सिलेंडर से होती है। आज जो डोमेस्टिक की लाइन है उसमें 50% की पिलफरेज लाइन लॉसेज है। प्रायोरिटी नंबर 1 पे इंडस्ट्री को ले जाए। आप इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को लीगल कॉम्पिटिटिव रेट पे ले आए, इंटरेस्ट रेट को कम करें। इस आप तो आपको जरूरत नहीं ना कोई। आपका मतलब है कि IMF से अगर उसने हमें जवाब दे दिया तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इसका हमें फायदा हो सकता है। हम सारे काम कर सकेंगे और सबसे बड़ा जो चंक हमारे पास आएगा, तो एक बड़ा हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम इस वक्त मिनाज खड़ा हुआ है, जिसको मैं कहता हूँ बहुत बड़ा मसला है, वो हुंडी और हवाले का कारोबार। वो हुंडी और हवाले का कारोबार जो है ना, उसने जो है ना हमारे डॉलर की बैंक रेट और ओपन मार्केट रेट और हवाले के रेट में बड़ा फर्क करते हैं। 15 से 20 रुपए का फर्क कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो जो आज ये है, मैं उसको ये कहता हूं कि आप मल्टीपल रेट्स ऑफ एक्सचेंज लेके आए। मल्टीपल रेट्स ऑफ एक्सचेंज का मकसद ये है कि जैसे और मुल्कों ने भी ये किया हुआ है कि आपका जो होम रेमिटेंसेज आता है उसके अंदर जो $1000 या से कम या कोई मिनिमम स्लैब आप फिक्स कर लें, वो जो बेचता है उसको 5% 7% आप ज्यादा दें। वो जो हवाले से बेचता है उसको 20 रुपए का फर्क मिलता है। आपने इसको अगर आधे से भी बीट कर दिया, यानी 12 रुपए भी अगर आपने उसको ज्यादा दे दिए तो आपको भेजेगा। वरना कोई आदमी अगर $1000 भेज रहा है अपनी माँ को, वो कहेगा जी इसको भी मिलेंगे 2,85,000, मैं हवाले वाले को देता हूँ उसको मिलेंगे 3,05,000, उसका 20,000 का फर्क तो बहुत बड़ा है। फिर पेट्रोलिज्म पाकिस्तान का बड़ा मसला हो जाता है। इजीली 10 से 12 बिलियन आप फौरी तौर पर आपको बढ़ जाएंगे अगर आप मल्टीपल डॉलर ऑफ एक्सचेंज ले आए। ये दो बातों से आपका जो ना वो जो
ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है उसका बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आज ये कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस में आ गया, बिल्कुल आ गया, अब बिल्कुल बंद कर दें इंपोर्ट और ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है? हम सोलर इक्विपमेंट को मना करते हैं जो कि हमारी जरूरत है, सोलर हमने सोलराइजेशन करनी है पाकिस्तान की, अगर उसको मना करेंगे तो कैसे होगा? मईशत ठीक हो सकती है, आपके पास इसकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, आपके पास इसको जो है बैठ के स्टेक होल्डर के साथ बात करनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो हम समझते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने से हो सकता है। अगर ये इससे ज्यादा डाउन जाएगी तो मेरा बड़ा अल्लाह ना करे कि फिर हमको वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक बात है मुतवल साहब, बात बहुत अच्छी बातें की। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि IMF अगर हमारी मदद नहीं कर रहा तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और हमें अब अपनी मईशत को ओपन करना चाहिए, एक्सपोर्टेबल चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देने चाहिए, और इसके लिए इंपोर्ट या बिजली के रेट वगैरह जो हैं जिस पर हमें मना किया जाता है सब्सिडी देने को, उस पर अब हमारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। यकीनन हम सब चीज़ों को मीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर किसी और माहिर मईशत से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब, नाम ही काफ़ी है जी, मुल्क के मुमताज़ बिजनेसमैन हैं और स्टॉक एक्सचेंज के तो बादशाह हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी इन खिदमात का एतराफ़ करते हुए 17 इम्तियाज़ दिया है। ये सब बातें ऐसी हैं जो बयान करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा नाम ही काफ़ी है। मैं उनसे कुछ रहनुमाई चाहता हूँ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जो इस वक्त सूरत हाल हमारी है। IMF का लगता है कि वो तो ठप हो गया, शायद चीन से कोई मदद की तो मुस्लिम अपने मुल्कों से हो, लेकिन हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप लोग भी परेशान हो गए, कारोबारी लोग हैं, गरीब आदमी भी परेशान है, क्या मईशत हमारी कहाँ खड़ी है? क्या इलाज कोई है आपके पास? मेरा तो ख्याल है कि मईशत का मामला तो ठीक हो सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। वहाँ मेरे ख्याल से हम नाकाम रहे, अदरवाइज जो इस वक्त की जो सिचुएशन है और जो हमारे लास्ट 3 महीने का इम्पोर्ट बिल है वो तो ये बता रहा है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आगे मसाइल कम होंगे। और जो मुश्किल टाइम था वो हमने निकाल लिया है। अच्छा। अब ये है कि जो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, उसको देखते हुए सिर्फ एक चीज का डर है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि अभी आज की सिचुएशन में ये यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज गिरी है, तो पाकिस्तान तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। अच्छा। और सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है अब आपको? जी मैं बिल्कुल। वो कट गई थी बीच पे, पता नहीं क्या हुआ। दोबारा शुरू कर रहे हैं जी, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं समझे शुरू से ही। प्लीज प्लीज प्लीज। नाज़रीन, वही हम अपनी मईशत पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब मौजूद हैं। जैसे मैंने कहता हूं कि नाम ही काफ़ी है, मुल्क के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के तो बादशाह हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी खिदमात के एतराम में 17 इम्तियाज़ दे रखा है। ये सब बातें बेमानी हैं, सब जानते हैं उनकी अहमियत और शख्सियत पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, मैं कुछ ऐसी बात सीधी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी मईशत का इस वक्त जो हाल है उसमें इस्लाह की कितनी गुंजाइश है? कुछ सुना है कुछ बेहतरी आ रही है, आप फरमा रहे थे, वैसे क्या क्या सूरत हाल है जी? देखिए, इस वक्त मईशत के हवाले से पाकिस्तानियों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल टाइम हम गुजार चुके हैं, आने वाले दिन हमारे बेहतर दिन हो सकते हैं, लेकिन उस बेहतर दिन के लिए जो प्रॉब्लम हमें इस वक्त आ रही है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। ठीक है, ठीक। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हमारी कौम जो है पैनिक जल्दी हो जाती है।
उससे क्या होता है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है, लोग डर जाते हैं, पैसे लेके भागना शुरू हो जाते हैं और फिर उस पर करेंसी पे प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आने की वजह से महंगाई हो जाती है। लेकिन अगर आप वैसे इंटरनेशनली आप चेक कर लेंगे ना तो शायद दुनिया में तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान डेफिनेट इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जो कमोडिटीज की प्राइस जिस बुरी तरह गिरी है, जिस तरीके से ऑयल की प्राइस नीचे आई है, कोल की आई है, गैस की आई है, पाम ऑयल की आई है, अक्रॉस द बोर्ड सारी कमोडिटीज नीचे आई है। ठीक है। और हम उसके बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं और हमारे इम्पोर्ट का बिल काफी नीचे आ जाएगा आने वाले दिनों में। फिर हमारी थोड़ी बहुत डिमांड भी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसकी वजह से थोड़ी डिमांड भी कम हुई है। तो ये बेनिफिट हमें जो इस वक्त मिल रहा है ना, ये बेनिफिट हम उसी सूरत में उठा सकते हैं कि मामला को थोड़ा सा कूल डाउन करें। और कूल डाउन करने में मैं समझता हूँ हर एक को चाहिए अपना अपना किरदार अदा करें। अगर हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क जो मुश्किलात में है उससे बहुत आसानी से पार आ जाएगा। फिर ये आप देखें कि हमारी अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो परफॉर्म भी कर रहा है। ठीक है। अब आगे जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की और बातें हो रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए खुशहाइन बात है। इसके साथ साथ चाइना के सीपेक के हवाले से फिर एक्टिविटीज शुरू हो रही है, जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट में $50-60 बिलियन लगा दिए हैं और ये आपका सीपेक काफी डिले होता गया, तो ये हमें काफी नुकसान हो चुका है। उसकी वजह से भी अगर ये सीपेक फिर अपने उस पे आ जाता है, ट्रैक पे आ जाता है, तो शायद ये हमारे मामला को बेहतर करने में ज्यादा मदद देगा। फिर पाकिस्तान में माइनिंग साइड पे भी हम देख रहे हैं कि रिकोडेक ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी भी लोग पाकिस्तान में माइनिंग की तरफ जा रहे हैं। हर कोल की माइनिंग भी शुरू हो चुकी है, वहाँ भी एक्टिविटीज हो रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे इकोनॉमी के नंबर से कोई डर नहीं लग रहा। अच्छा। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो हमारे हाथ में है और पूरे पाकिस्तान के लोग, बिजनेस कम्युनिटी या जितने सब मिल के इन मामलात में जाएं और इसको कूल डाउन करें। सियासतदानों को अपनी अपनी अनाप छोड़नी चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए पहले पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी को ठीक इन हालात में नहीं कर सके ना तो ये हमारी सिर्फ बदकिस्मती होगी। और अभी जो IMF वगैरह से इनकी नेगोशिएशन हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये नेगोशिएशन हो ही जाएगी। ठीक है। इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के रीपेमेंट का भी मुझे बहुत बड़ा इशू नहीं लगता है। ये अगले 3-3.5 महीने में लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी कोई सताकत नहीं लगती, क्योंकि हमारे रिजर्व अब पिछले जब $3.5 बिलियन के बाद वो बेहतर होने शुरू हुए हैं और हमारे जो रीसेटलिंग के भी चांसेस बहुत हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि रोशन डिजिटल अकाउंट वगैरह में हमें पैसे नहीं आ रहे, लेकिन सबसे अच्छी खबर हमारे लिए है कि इम्पोर्ट का बिल हमारा कम हुआ है और ये जो खबर है ये हमारे सबसे अच्छी खबर है। तो आपको तवक्को है कि इंशाल्लाह जल्दी ही हम सारी सूरत बेहतर हो जाएगी और हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो हमारे मसाइल हैं वो तय हो जाएं और उसका फायदा आम आदमी को ही पहुंचे? मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी दिख रही है, लेकिन मैंने कहा ना उसमें कंडीशन जो मैं डाल रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये हमें लानी होगी, जो हमारे अपने हाथ में है और जिसके ऊपर सबको काम करने की जरूरत है। इसको अगर हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रोल प्ले करेंगे तो मैं समझता हूँ सारी सियासी पार्टियां हैं, मानेगी क्यों नहीं मानेगी। हम उनको दिखाएंगे कि भाई आप अब ये देखें कि हमारे सारे रास्ते बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कर ले और आप लोगों के झगड़ा जिस इशू पे है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। ठीक। पिछले दिनों आपकी कुछ सरगर्मियां नजर आई थी जिसे सियासी गिना गया था, तो क्या आप होपफुल हैं कि बेहतर हो जाएगा, सियासतदान बात मान जाएंगे? मेरा ख्याल है देखें हमारा अपना विल होनी चाहिए अपने, सियासतदान क्यों नहीं मानेंगे। अगर हमारी विल नहीं होगी, जैसे मैं कराची में भी मैंने मीटिंग चेयर की और मेरी किसी की रिक्वेस्ट पे मैंने बुलाया था, गौर एजाज साहब आए, हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल दोस्त भी हैं, या एहसान साहब वगैरह, बड़े अच्छे लोग हैं ये, लेकिन इनके कहने पे हमने ये काम शुरू किया था। लेकिन बदकिस्मती है कि जब हम लाहौर आए थे तो थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों में विल वो दिखी, लोग डर रहे थे कि पता नहीं हम
किसी से मिलेंगे तो कोई हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये चीजें देख के दुख भी हुआ कि भाई आप सिंसियरिटी से आगे आए। अगर कोई नाराज होता है और हमारा काम सही है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसी तरह सोचेंगे कि कोई नाराज हो जाएगा और इसके लिए हम अपने अच्छे काम बंद कर दें तो फिर ये बदकिस्मती हमारी बिजनेस कम्युनिटी को तो बिल्कुल न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए। हमने तो कहा यार शहबाज प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ है, सबसे पहले तो हम उससे मिले। इनके साथ साथ हम जरदारी साहब से भी मिले, वो पीपल्स पार्टी को हेड करते हैं, बिलावल से मिले, इमरान खान से मिले, आर्मी चीफ से मिले। तो हमारा ये ख्यालात है कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये बात मसला हल ना हो। मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह ताला का करम है कि जब भी किसी मामले में हम गए तो अल्लाह ताला ने कामयाब किया है। तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं यार इस वक्त हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम सोचेंगे और सोचने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह कौन कौन किससे मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये डिले काम जो होते हैं ना ये कभी भी कल पाकिस्तान में आती थी। ठीक है, ठीक ये हमने देख लिया। हमें जो काम करना ये आज से किया जाता है। कल तो रोज आती है ना। ठीक है, अब कल आ गई फिर कल आ जाएगी। तो मैंने कहा ये आज से शुरू करें, लेकिन बहरहाल हम उसमें कामयाब नहीं हुए और हम वैसे ही वापस आ गए। लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये काम अगर कल हम नहीं कर सके तो आज फिर स्टार्ट कर सकते हैं और ये मामला रिजॉल्व हो सकता है। ये बहुत कोई पेचीदा मामला नहीं है। मेरे नजदीक ये एक लाइन का मामला है और एक दिन में ये खत्म। कैसे समझते हैं आप एक लाइन का? क्या क्या एक लाइन है वो, आप बॉटम लाइन क्या समझते हैं? सर मसला देखें लोगों का इशू क्या है। इशू क्या है? इलेक्शन इशू है ना। तो कौन मना करता है? सब तो कहते हैं हम इलेक्शन करने को तैयार है। अपोजिशन कह रही है जल्दी कराओ, गवर्नमेंट कह रही है डिले कराओ। अब डिले में वो अक्टूबर मांग रहे हैं और ये लोग जुलाई अगस्त सितंबर मांग रहे हैं। तो भाई इसमें किस बात का मसला है यार? अगर अक्टूबर में भी हो जाए, नवंबर में भी हो जाए, फर्क क्या पड़ता है यार? 2-3 महीने में क्या हम खेल लेंगे भाई? यहाँ तो आपके 13-14 महीने आप निकाल चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई ऐसा इशू है कि अगर हम बैठे और ये रिजॉल्व ना हो। मैं तो समझता हूँ कि हमें इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि यार इस छोटे से इशू को रिजॉल्व है। इससे बड़े बड़े मसले पाकिस्तान में पहले हल हुए, तो ये तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स लगता है मुझे तो। बहुत शुक्रिया आपका अकील करीम डॉक्टर साहब। आपने दो अच्छी खबरें दी कि एक तो मईशत को खतरा टल गया है, दूसरी की बात ये कि बिजनेस कम्युनिटी में ये ख्याल है कि वो कोशिश करके सियासतदानों को ऑन वन पेज ला सकते हैं और इससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आपने देखा ये एक दूसरी डायमेंशन थी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब एक बयान कर रहे थे, अकील करीम डैडी साहब दूसरी बयान कर रहे थे। पिछले दिनों एक्टिव थे, आए थे, इमरान खान से मिले थे, लोगों ने इसे कुछ और मैंने निकाले होंगे। आज उन्होंने उसकी तशरीह कर दी है और एक लिहाज से ये खबर भी है। अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे जी। नाज़रीन किराम, अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत तो हैं ही, लेकिन मेरी कोई गुफ्तगू, मेरी कोई मईशत के बारे में हतमी राय उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मैं डॉक्टर साहब से बात न कर लूँ। डॉक्टर साहब, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। आप सुना है कि IMF भाग रहा है और हमें शायद चीन की तरफ से CPEC का भी कुछ नजर आता है। खित्ते की सूरत हाल बदल रही है, कुछ कहते हैं मईशत हमारी बेहतर हो सकती है, हो रही है, कुछ कहते हैं। आप क्या तज्जिया करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और खुद पाकिस्तान को अपनी तारीख के खतरनाक और खौफनाक तरीन चैलेंजेस का सामना है। हमारे रिजर्व जो हैं वो 4.3 अरब डॉलर सिर्फ रह गए हैं। तो यानी ना हम बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी मुश्किलात हैं और हम जरूरी चीजें भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका के इशारे पर IMF का रवैया मुआंदाना है बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास एक ऑप्शन आज भी मौजूद है कि चीन से थोड़ी सी मुआवनत तलब करे और ये जो बजट हमारा 10 जून से पहले आने वाला है उसको पेश कर दे, उसमें आवाम को रिलीफ दें, IMF की शराइत को नजरअंदाज कर दें। उसका नतीजा ये हो कि ज्यादा से ज्यादा वो चंद अरब डॉलर की जो अक़सात हमें IMF से मिलने वाली हैं जून तक, जून में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, वो नहीं मिलेंगी। उसके लिए चीन से मुआवनत तलब करें, क्योंकि चीन भी इस साजिश को समझ रहा है।
उसका अपना मुफाद भी है, और ये करने के बाद हम जुलाई के बाद किसी वक्त भी दोबारा IMF के पास जा सकते हैं कि जनाब आप हमें $7 अरब से ज्यादा का कर्जा दें 3 साल की मुद्दत के लिए, जो हमारा एंटाइटलमेंट है उसको वो इनकार नहीं कर सकता, सिर्फ शराइत जो है लगा सकता है। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। इसलिए तो अगर इस पर हम जाते हैं तो कुछ हकाइक को समझना होगा। ठीक है। पहले तो ये है कि चीन कितनी भी बड़ी ताकत हो, आज जो हमारी मईशत की सूरत हाल है उसमें चीन कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकता फिलहाल आज, कि वो हम IMF के को रिजेक्ट कर दें और चीन से पूरी मदद लें, ये नहीं हो सकता। हमें अभी IMF के चुंगल में रहना है। हमें भारत ने 1991 के बाद IMF के पास नहीं गया, हम भी ये कर सकते हैं कि आज IMF के पास अगले साल चले जाएं और उसके बाद उसको हमेशा के लिए खैरबात कह दें। अगर हमें अपनी सलामती अजीज है, मुल्क अजीज है तब, वरना तो खुदकशी का रास्ता तो हमेशा खुला होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी है वो है चीन को कंटेन करना, हर हालत में उसकी कुव्वत को कंट्रोल करना। और हमारी जो सिचुएशन है वो हमारी इस वक्त दुनिया में जो अहमियत है वो बढ़ गई है, वो सिर्फ जौहरी कुव्वत की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी महल वक़ू स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यानी हमारी सरहदें ईरान से भी मिलती हैं, हमारी सरहदें अफगानिस्तान से भी मिलती हैं और चीन से भी मिलती हैं। और चीन का फोकस भी यही है अपनी आलमी कुव्वत बढ़ाने में, वो भी इसी खित्ते में दिलचस्पी ले रहा है, गवादर भी पोर्ट यही है। तो अमेरिका की जो कोशिश होगी वो ये होगी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करे और इतना कर दे कि IMF के कर्जे और अमेरिका की मदद के बगैर हम गुजारा ना कर सकें, क्योंकि 2024 में और 2025 में हमें $25 अरब सालाना कर्जे बैरूनी भी अदा करने हैं, जो हम आम हालात में अदा नहीं कर सकते। इसका एक ही बचने का रास्ता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता ये है कि जिस तरीके से हम ये आज फैसला कर लें, इंतखाबात बहुत जरूरी हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले इस्लाहात तो अब नहीं हो सकती मईशत में, और अगर इस्लाहात नहीं कर सकते तो फिर खुदकशी है, तीसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस्लाहात को कानूनी शक्ल देना, ताकि कोई हुकूमत आए कोई जाए उसने वो इस्लाहात लाजमी करनी है। वो टैक्सेशन के शोबे में होंगी, वो तवानाई के शोबे में होंगी, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख करने के लिए होंगी, और उसके बाद मईशत को बेहतर करें। ये मैं खतरात इसलिए आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि हेनरी किसिंगर ने ये कहा था 9/11 के बाद कि दहशत गर्दी की जंग का फैसला कुन मरहला उस वक्त होगा जब अफगानिस्तान में हमारी कार्रवाइयां खत्म हो चुकी होंगी और इसका फोकस अफगानिस्तान से बाहर होगा। बहुत ही मारूफ फिलासफर हैं अमेरिका के, दानिश्वर, शायद 100 साल की उम्र हो रही है, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीदा हुआ है। अब मेरे ख्याल से हालिया वक्तों में इसमें इजाफा हुआ है। तो ये जो हम टकराव देख रहे हैं, मुल्की और बैरूनी अशराफिया गठजोड़ और हमारा आपस में टकराव, ये इसी का नतीजा है। वरना तो आम आदमी भी समझता है कि हमारे खतरात क्या हैं, हमारी प्रिविलेजेस क्या हैं। तो ये चीज बहुत तेजी से आ रही है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के अलावा जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो हमारी सरहदें हैं, वो एडवांटेज से खुदा न खास्ता हमें महरून करने की साजिश की जाएगी। यही वो न्यू ग्रेड गेम है जिसकी बात हम करते रहते हैं। तो क्या आज की तारीख में हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, पार्लियामेंट, हमारा मीडिया इन खतरात का इदराक करके ये कह सकता है कि मुख्तसरन पहले मैं बता दूं कि मईशत में अब क्या खतरात हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 24-25 अरब डॉलर सालाना आपको पे करने हैं। ठीक जनाब अली, ठीक बिल्कुल ठीक जी। हाँ, तो इनको हमें 24 में भी पे करने, 25 में भी करने, 26 में भी करने, $75 अरब की पे करने हैं। तो आप या तो इस्लाहात करेंगे या अमेरिका के साथ देंगे। दूसरी बात ये थी कि हमें आज भी कानूनन जारी है, हुंडी हवाला भी है और डॉलर के जरिए भी। मगर एक बहुत ही खौफनाक फैसले किए गए हैं कुछ अर्से में, और वो ये था कि 9/11 के वक्त आप देखें तो हमारी जो तिजारती खसारा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो $1.5 अरब का, $2 अरब का हुआ करता था। जैसे जैसे ये अशराफिया आती गई और दुनिया ने भी हमें एनकरेज किया अपने इंपोर्ट्स बढ़ाएं। 2022 में जो इमरान खान साहब का आखिरी साल था, उसमें हमने $80 अरब की इंपोर्ट्स करके
यानी एक साल में 24 अरब डॉलर बढ़ा के 48 अरब डॉलर का तिजारती खसारा दिखा दिया और 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस से पूरा कर लिया। अब ये हुकूमत भी कह रही है कि रेमिटेंसेस मिला के हम देखेंगे खसारे को, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क नहीं देखेंगे। ये है तो आग से खेलना कि 1.5-2 डॉलर के बजाय अब आप बात कर रहे हैं 40 अरब डॉलर के खसारे की। ये पाकिस्तान को लेके डूब जाएगा। रेमिटेंसेस को जो है वो पर इन्हिसार करना, इसलिए कि रेमिटेंसेस तो 111(4) के तहत आ रही है बड़ा हिस्सा, जिसमें 1 लाख डॉलर पे 25 लाख रुपए का टैक्सों में नुकसान होता है और ये पैसा बाहर चला जाता है। और इसमें खुद हम कह रहे हैं हुंडी हवाले का पैसा बाहर जा रहा है तो FATF भी हमें पकड़ लेगा। इसका मतलब ये है कि बरामदात को हमें एनकरेज करना है। आज पॉलिसी क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर 100 डॉलर का जो है वो भारत तक की स्कीम है तो 21 डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग 9 डॉलर करते हैं, यानी हम भारत 2.5 गुना कर रहे हैं। लेकिन आवाज डॉक्टर साहब की शायद 3 गुना आगे ज्यादा है। ये आग से खेल रहे हैं तो सरमाए का फरार भी हो रहा है। 60,000 अरब रुपए हम टैक्स की कम वसूली कर रहे हैं। अगर ये इस्लाहात नहीं करते तो किसी के लिए तैयार रहे, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ जौहरी प्रोग्राम अमेरिका की जद में नहीं होगा। अब वो हमारा जो जोग्राफियाई पहले वकू है, अब देखिए ये बड़ी आपने अहम बात की कि सिर्फ हमारा जौहरी प्रोग्राम उनके निशाने पे नहीं है बल्कि हमारी जोग्राफियाई महल्लो वकू भी उनके निशाने पर है, यानी गोया वो हमारा जोग्राफिया बदलना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अहम बात की है। अल्लाह करे कि हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आएँ। आपने बहुत से इलाज भी बताए, तरीके भी बताए एक्सपोर्ट को बनाना, और सबसे बड़ी ये बात है कि ऐसे कानून साजी करना कि मईशत के बारे में कोई अबहाम जो है किसी के दिल में नहीं रहे। बात तो बहुत सी करने वाली थी लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। 3 पॉइंट ऑफ व्यू सुने और तीनों आपको बताते हैं मुख्तलिफ डायमेंशन से कि हम कहाँ खड़े हैं। तजिया आप खुद कर लें, फैसला आप खुद कर लें और देख लें कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।